जय हिंद साथियों। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी साइंस के। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं आपकी तैयारी को और ही बेहतरीन करने के लिए। तो साथ ही देखिए, ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं साइंस का लेकर आया हूँ, मैंने साइंस के क्वेश्चन छांट लिए हैं और आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको पहले तो क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इसके बाद उसमें जो एनालिसिस होगा वो भी बताऊंगा। तो देखिए 17/9/2018 17/9/2018 का पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। साथी व्यक्ति को चुनिए, उस व्यक्ति को चुनिए जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। साथी ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, बट इसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, जैसे कि आपके आ जाते हैं थॉमस अल्वा एडिसन। कौन आ जाते हैं? एडिसन साहब। आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आ जाते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो साथी ये क्या हैं? अपने साइंटिस्ट हैं। तो साथी ये अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एडिसन साहब काहे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? तो चलिए मैं बताता हूं आपको। एडिसन, इन्होंने साथी बल्ब का आविष्कार किया। किसका? विद्युत बल्ब का आविष्कार। तो लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, बल्ब। पूछेगा कि बल्ब का आविष्कार किसने किया। आइंस्टीन की बात करें तो साथी E बराबर mc², इन्होंने E इज इक्वल टू mc², इन्होंने ये फार्मूला दिया था। यानी द्रव्यमान और प्रकाश की चाल में संबंध से संबंधित इन्होंने फार्मूला दिया था। तो इसलिए दोनों साइंटिस्ट अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, आपका अगला क्वेश्चन है, तब तक उसकी ... में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इनके कहने का मतलब है कि जब तक असंतुलित बल यानी फोर्स लगाएंगे, निरंतर यानी प्रति सेकंड उसकी किसमें परिवर्तन होगा। तो साथ ही भार की बात कर ले। लेट्स टॉक अबाउट वेट। तो अगर मैं भार की बात करूं तो भार जो होता है आपका mg। क्या चीज होता है? mg। यानी द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण जब मिल जाता है तो उसे या भार कहते हैं। यानी जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, जो कि आपका 9 पॉइंट जी की वैल्यू की बात करूं मैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड होता है। साथ ही इसमें राइट आंसर की बात करें तो सबसे पहले तो राइट आंसर बता दूं, इसमें अपना चाल हो जाएगा। अब बात ही द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कभी परिवर्तित नहीं होता। द्रव्यमान आपका कभी भी परिवर्तित नहीं होता, ये हमेशा अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित। आप धरती पर रहें या चंद्रमा पर रहें, आपके द्रव्यमान में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन आता है आपके भार में। आपको पता होगा कि जो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी का 1/6 होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति धरती पर 60 kg का है, 60 kg है उसका पृथ्वी पर भार, तो वह चंद्रमा पर इसका 1/6 यानी 10 kg ही रहेगा। 10 kg नहीं कहा जाएगा, इसको न्यूटन कहा जाएगा, क्योंकि भार का जो मात्रक होता है आपका न्यूटन होता है, पर हम लोग kg करते रहते हैं। अगला आ जाता है साथ ही आकृति। तो आकृति कभी परिवर्तित नहीं होती। आप पर चाहे जितना फोर्स लगाएं, आपकी गाड़ी पर फोर्स लगाया जाता है, आपकी गाड़ी की आकृति बदल जाती है कि वो पहले साइकिल थी फिर वो मोटरसाइकिल की शेप में हो जाती है, ऐसा तो होता नहीं। तो साथ ही राइट आंसर यहाँ पर चाल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जब गाड़ी पर फोर्स लगता है तो पर सेकेंड उसकी चाल में क्या होता है? परिवर्तन होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन साथी आ जाता है, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? तो साथी सबसे पहले तो अंडाशय, गर्भाशय, योनि या गर्भाशय ग्रीवा। तो जब साथी बायोलॉजी हम पढ़ते हैं तो अपनी बायोलॉजी में बताया जाता है कि निषेचित अंडा का मतलब क्या है। सबसे पहले तो जब जो मेल होता है उसका स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है आपका? जाइगोट, जिसे युग्मनस कहा जाता है। क्या बनता है साथी? जाइगोट, जिसे आप क्या कहेंगे? युग्मनस कहते हैं। और ये साथी कहाँ पर जाता है? तो आपके गर्भाशय में जाता है और फिर उसके बाद भ्रूण बनता है और उसके बाद बेबी यानी नया न्यूबॉर्न चाइल्ड बन जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गर्भाशय। तो जब स्पर्म ओवम दोनों मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा, जिसे हिंदी में आप युग्मनस कहते हैं, और ये कहाँ जाएगा? गर्भाशय में जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछता है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो लैटिन एक भाषा होती है। तो साथ ही सबसे पहले बात कर लें ऑप्शंस की। तो आपका ऑप्शन में आ जाता है एल्यूमिनियम, अगला आ जाता है क्लोरीन, फिर आ जाता है आपका कार्बन और आ जाता है आयरन। तो आप में से बहुत को तो पता होगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो इसका साथी राइट आंसर तो आपका ये 4th नंबर हो जाता है। कौन हो जाता है? 4th हो जाता है। राइट आंसर कौन सा है आपका? 4th है। अब साथी एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम यानी Al से प्रदर्शित किया जाता है। एल्यूमिनियम किससे? Al से। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को Cl से लिखते हैं, यानी क्लोरीन को Cl से लिखते हैं। कार्बन की बात करें तो C से। आयरन ए फॉर आयरन होना चाहिए, तो आयरन को तो ए से प्रदर्शित करना चाहिए, पर आयरन को जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उस पर ए से नहीं Fe से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? Fe से, यानी Fe मीन्स फेरस होता है, और लैटिन भाषा में फेरस को ही आपका लोहा कहा जाता है। तो एल्यूमिनियम को Al से, क्लोरीन को Cl से, कार्बन को C से और फेरस आयरन को Fe से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा से आयरन। अब साथ ही यहाँ पर मैं आपको इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं उनको बता रहा हूँ। तो एल्यूमिनियम का आपका हो जाता है 13। पूछता है कि एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 13। ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि एल्यूमिनियम का कौन सा प्रतीक है? तो Al, क्लोरीन का Cl, और क्लोरीन का जो होता है आपका एटॉमिक नंबर 17 हो जाता है। कार्बन की बात करें तो कार्बन का 6 हो जाता है, और फेरस यानी आपके आयरन की बात करें तो इसका 26 हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप डी एंड अदर एग्जाम्स के लिए आपके साइंस के क्वेश्चन हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब साथ ही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। साथ ही ये क्वेश्चन है कि कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति से, कोई बल 1 केजी पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर तक बढ़ा देता है। बल द्वारा किया गया कार्य। तो साथ ही इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की थी, बट ये मैंने सॉल्व नहीं कर पाया। अगर आप में से किसी को आ जाए तो प्लीज़ कमेंट कर दें। इसका जो राइट आंसर है वो इसमें दिया गया है 24 जूल। 24 जूल। अब साथ ही कार्य की बात करें तो कार्य का मात्रक, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मात्रक की बात करेंगे। साथ ही इसका जूल होता है, जूल। आपका जो W बराबर होता है, फार्मूला होता है F इंटू डी, F इंटू डी। इसका एक अदर मात्रक होता है जिसे कहा जाता है अर्ग। अर्ग। तो पूछता है CGS पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो आप बताएंगे अर्ग। और जो आपका 1 जूल होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग, 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ, इनको नोट डाउन करते चलिए और इसका कमेंट पर जवाब
ज़रूर दें कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। सबसे पहला जो बात करें सबसे पहले ऑप्शन की, तो साथ ही इसमें आता है कि तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। फिर इसके बाद जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। तीसरा आ जाता है जब अचानक बस चलती है तो यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। और चौथे की बात करें तो रॉकेट लॉन्चिंग। तो चलिए एक एक का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी साथी। तो इसका राइट आंसर तो 4th नंबर है, रॉकेट लॉन्चिंग। अब एक एक का एनालिसिस करते हैं। तो साथी ये गेंद के संवेग को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। किसको कम करने के लिए? गेंद के संवेग को कम करने के लिए जो कैच करते हैं बॉल को, तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ पीछे की ओर कर लेते हैं। इसके बाद ये पैडल वाले को देखें तो ये जो पैडल वो अपना जो साइकिल का पहिया होता है और जो आपका रोड होता है तो उसके बीच घर्षण बल लगता है। तो किसके वजह से साइकिल धीमी हो जाती है? आपके घर्षण बल की वजह से, घर्षण बल की वजह से। तीसरे की बात करें तो ये न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, उसको कहा जाता है जड़त्व का नियम। तो ये जड़त्व के नियम का उदाहरण है, न्यूटन के प्रथम नियम का है, जड़त्व का, जड़त्व। और साथ ही ये जो चौथा ऑप्शन दिया आपका रॉकेट लॉन्चिंग, तो आपने पढ़ा होगा क्रिया प्रतिक्रिया, यानी F1 = -k F2। यानी न्यूटन ने बताया कि आप कोई भी क्रिया करेंगे तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया होगी। जैसे कि अगर आप दीवार पर अपना घूंसा मारते हैं तो जितनी तेज आप दीवार पर घूंसा मारेंगे उतनी ही तेज दीवार आपके हाथ पर प्रतिक्रिया करेगी। इस वजह से आपको भी चोट लगती है। अब साथ ही बात कर लें यहीं पर न्यूटन के तीनों नियमों की। तो न्यूटन चच्चा ने 3 नियम दिए और उनका पहला नियम हो जाता है जड़त्व का नियम। किसका? जड़त्व, जड़त्व का नियम। अब जड़त्व का नियम क्या है आपका? तो जो जड़त्व का नियम होता है साथी, वो कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, जैसे कि मैं बैठा हूं, तो मैं तब तक विरामावस्था में रहूंगा जब तक मुझ पर कोई फोर्स न लगाया जाए। यानी क्या होगा, जब तक मैं यहाँ से हटने के लिए अपने आप पर फोर्स न लगाऊं, या आपके बुक के ऊपर पेंसिल होगी, पेन होगा, उसको जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे वो हटेगा नहीं। ये जड़त्व का नियम न्यूटन का क्या है? फर्स्ट लॉ। तो जड़त्व का नियम क्या है आपका? फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। और इसी में आता है कि जब कोई बस चलती हुई जाती है, अचानक ब्रेक लगता है तो यात्री पीछे की ओर, आगे की ओर झुकते हैं। बाएं ओर कटेगी तो दाएं ओर झुक जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जड़त्व के लॉ के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड लॉ जो है न्यूटन का, वो बल की परिभाषा देता है। और बल की बात करें तो F बराबर इन्होंने दिया है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये कौन से लॉ से आता है? आपके न्यूटन के सेकेंड लॉ से, सेकेंड लॉ। और थर्ड लॉ मैंने आपको बता दिया है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो इसको आप देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ ही। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को के रूप में जाना जाता है। तो साथ ही सबसे पहले ऑप्शन की मैं बात कर दूं आपके, तो यहां पर 4 ऑप्शन है। द्रव्यमान, फिर आपका त्वरण आ जाता है, फिर आवेग आ जाता है, फिर अपना भार आ जाता है। तो यहां पर गौर से देखिए गुरुत्व बल। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो निम्न में से बल कौन है? तो मैंने आपको बताया था कि भार एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है, बल होता है। अब द्रव्यमान हमेशा अपरिवर्तित होता है। त्वरण की बात करें तो ये जो वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहा जाता है। आवेग वे बल होते हैं जो किसी भी वस्तु पर सूक्ष्म समय के लिए लगते हैं। अब भार की बात कर लें तो यहाँ पर अपने को इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि यही अपना क्या है? राइट आंसर है। तो भार की बात करें तो ये होता है आपका F = mg। यानी जैसे कि
आप तराजू पर खड़े होते हैं तो आप अपना क्या चेक करते हैं, भार चेक करते हैं, द्रव्यमान नहीं चेक करते। यानी जो आपका द्रव्यमान है, आपका कुछ द्रव्यमान होगा और पृथ्वी क्या कर रही है, आपको जी वेग से खींच रही है, गुरुत्वीय त्वरण से खींच रही है, और इन दोनों का मिक्स हो जाएगा तो उसे क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय बल कहा जाता है। अब साथ ही इसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल से लिखा है। तो सबसे पहले अगर पूछ ले गुरुत्वीय बल का मात्रक तो आपका न्यूटन हो जाता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का क्या है, बल है, न्यूटन। साथ ही राशि कैसी होती है, बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि, यानी इसका दिशा भी निश्चित होता है और इसके परिणाम भी निश्चित होता है, इसलिए कैसी राशि है, सदिश राशि है। जी की वैल्यू की बात करें तो 9.8 मीटर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, आपके जी की वैल्यू होती है 9.8, जो कहीं कहीं पर 10 मीटर पर सेकेंड भी दे देता है। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है। जैसे कि कोई वस्तु है गोल गोल घूम रही है आपकी, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। जैसे कि बात करें, सबसे पहले तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। कोणीय बल, किसकी बात करते हैं साथी, कोणीय बल। फिर आपका साधारण बल आ जाता है, अभिकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल, और आपका आ जाता है गुरुत्वीय बल। तो साथी यहाँ पर राइट आंसर आपका होता है अभिकेंद्री बल। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो साथी अभिकेंद्री बल, इसके कहने का मतलब क्या है आपका, कि जैसे कि कोई वृत्ताकार पथ है, वृत्तीय पथ है, आपने देखा होगा मौत के कुएं वाला खेल, तो उसमें क्या होता है, गोल गोल क्या होता है, अब उसमें कुआं होता है और उसमें गाड़ी चलाई जाती है, वो पर्सन नीचे नहीं गिरता। क्यों, क्योंकि एक उसमें दो टाइप के बल कार्य करते हैं, एक तो केंद्र से कार्य करता है वस्तु पर, और एक कार्य करता है वस्तु से केंद्र की ओर। तो जो वस्तु से केंद्र की ओर कार्य करे उसे कहा जाता है अभिकेंद्री बल। क्या होता है ये आपका, अभिकेंद्री, अभिकेंद्री, जो वस्तु से केंद्र की ओर कार्य करे, और जो केंद्र से वस्तु की ओर कार्य करे उसे कहा जाता है अपकेंद्री, अपकेंद्री। अब वो पर्सन गोल गोल घूम रहा है, किस बल की वजह से, अभिकेंद्री बल की वजह से। नीचे क्यों नहीं गिर रहा, अपकेंद्री वजह से, क्योंकि ये इधर से क्या कर रहा है, इसको फोर्स दे रहा है। अब आपने देखा होगा कि सुना होगा कि पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, तो किस बल की वजह से घूमती है, अभिकेंद्री बल की वजह से। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है अभिकेंद्री बल की वजह से, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं अभिकेंद्री बल की वजह से। अब देखिए अपकेंद्री, तो पृथ्वी सूर्य से टकराती क्यों नहीं है, जो सूर्य है पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, क्यों नहीं टकराती, अपकेंद्री बल की वजह से। जो मक्खन से दही, वो जो आपका दूध होता है उससे मक्खन निकाला जाता है मट्ठे से, तो वो अपकेंद्री बल की वजह से। वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें अपकेंद्री बल कार्य करता है। तो कुछ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं जो आप नोट डाउन कर लें। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो साथी इसका जो अपना राइट आंसर हो जाता है, तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर, तो साथी इसका राइट आंसर आपका एल्यूमिनियम हो जाता है। अब इसके कहने का मतलब क्या है, तो देखिए एल्यूमिनियम Al और वाष्प यानी आपका हाइड्रोजन, वो H2O जल, H2O। अब एल्यूमिनियम और वाष्प से क्रिया कराएंगे तो ये आपका क्या बनता है, इसको बनाइए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और प्लस क्या रिलीज होगी आपकी यहाँ से, हाइड्रोजन गैस।
इसके कहने का क्या मतलब था कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और साथ ही इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की वजह से क्या होता है, एल्यूमिनियम पर कभी जंग नहीं लगती। जंग, एल्यूमिनियम पर जंग क्यों नहीं लगती, तो इसी धातु ऑक्साइड की वजह से नहीं लगती। बैलेंसी बराबर करने की बात करें तो इधर 3 की मल्टी कर देते हैं, Al2 है तो इधर 2 लगा देते हैं, ये Al2O3, 3 2 6, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हो गया आपका बैलेंसी बराबर। तो बैलेंसी भी बराबर कर ली हमने। तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का तो एल्यूमिनियम निर्माण करता है। कापर एल्यूमिनियम को Al से प्रदर्शित करते हैं। कापर की बात करें तो इसको Cu से प्रदर्शित करते हैं। लेड की बात करें तो इसे Pb से प्रदर्शित करते हैं। और सिल्वर यानी आपका चांदी, जो कि आपकी उसका एनर्जी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, इसे Ag से प्रदर्शित किया जाता है। पर अगर चांदी के तार लगवा देंगे ना तो रातों रात कट जाएंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है, यानी ऐसी कौन सा चीज है। यहाँ पर कई चीजें दी हुई हैं, धातु, निष्क्रिय तत्व, अधातु, उपधातु। तो साथ ही बात करते हैं धातु। तो धातु सिर्फ द्रव फॉर्म में पाई जाती है, वो भी आपका एकलौता द्रव है जो पारा है। सबसे पहले तो राइट आंसर की बात कर दूं तो आपकी अधातु। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी इसका, अधातु। अधातु जो होती हैं वो तीनों फॉर्म में पाई जाती हैं, ठोस, गैस, द्रव। धातु की बात करें तो पारा, पारा आपका किस फॉर्म में पाया जाता है, द्रव फॉर्म में। निष्क्रिय तत्व यानी जो अपनी नियान, आर्गन, क्रिप्टान, ये गैसें होती हैं। अब इसकी बात करते हैं तो साथ ही ठोस फॉर्म में आपका पाया जाता है कार्बन। अदर तत्व भी कई सारे हैं। साथ ही ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव में पाया जाता है। ब्रोमीन, इसको लिख लीजिए, एकमात्र। ब्रोमीन। और गैस की बात करें तो आपकी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आपके नाइट्रोजन, ये सब क्या हैं, तो गैसें हैं। साथ ही ये बात आपको समझ में आ गई, यानी अधातु जो होती हैं वो तीनों फॉर्म में, ठोस, गैस, द्रव, तीनों फॉर्म में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं अगली क्वेश्चन की। तो साथी बस आपके क्वेश्चन इतने ही थे। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।